के कोई 12 साल से सरकार में मुझे परमिशन दी हुई है और मैं उस जॉब को कर रहा था। जब मैं पिछली बार आया था आजमगढ़ तो मैं पाकिस्तान की जो नौकरी कर रहा था उसको 12 साल हो गए थे। लेकिन इस बीच में गलती से कुछ मेरे वीडियो वायरल हो गए, ऐसे ही जिसमें आपसे बात कर रहा हूं। उसमें कोई वायरल हुआ होगा वीडियो, ये भी यूट्यूब पे लाइव है। चलिए तो अब तो कोई नौकरी बची नहीं। तो मेरे मालिक को मुझे फोन किया कि आप बलूचिस्तान के बारे में बड़ा अजीब-गरीब बोल रहे हैं। मैंने उनसे दो कहा कि आज से 12 साल पहले हमारे और आपके बीच में एक ही समझौता था कि हिंदुस्तान से खबर आपको चाहिए होगी, जिसके लिए आपने मुझे रखा था, क्योंकि आपको लगता था कि हिंदुस्तान में हिंदू कम, उर्दू जानते हैं, इस्लाम को कम जानते हैं, और मैं अलीगढ़ का हूँ और आप मेरठ से माइग्रेट हुए थे, तो आपने रखा था तो खबर तो मैं देता था आपको। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि मैं हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर के और बलूचिस्तान के बारे में ओपिनियन भी मेरी वही होगी, तो मैंने कहा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लगता है कि इस सहाबत में कहीं बीच में आ रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से आप उसे खत्म कर दीजिए। 21 दिसंबर को वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो गया है। तो जब मैं आया था पहली बार तो बेरोजगार नहीं था, इस बार बेरोजगार। मैं कराची का एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सारे लोग, जो बात करुण जी ने कही है, ये मेरी 10-12 साल की नौकरी ये मुझे बताती है कि हमारे यहाँ लोगों को जानने की इच्छा ही नहीं है। लोग इतने बिजी हैं, और किस चीज में बिजी मुझे समझ नहीं आ रहा। और जो कौम कहती है हम बेरोजगार हैं, भूखे लगे, वो परमानेंट बिजी है। वो मिशन मोड में है और हमारा हिंदू भाई फैशन मोड में चल रहा है। आज ये कपड़ा लेना है, आज ये गाड़ी लेनी है, आज ये मकान है, भाई ये सब लोग। लेकिन कुछ जानोगे स्कूल के बारे में, आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, पूरे यकीन के साथ, पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाइएगा, जो नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज पाकिस्तान कहलाता था पहले, उसमें अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, सिंध में चले जाइएगा, बलूचिस्तान में तो आप में से कोई जा ही नहीं सकता, भारत को किसी को बॉर्डर का वीजा ही नहीं मिलता है। मैं कराची से लगता है, इसलिए 4-5 बार सब जगह को आया हूं, मैं वहां के दोस्तों की मदद से। आप यकीन मानिए, मैं इस बात से हैरत में हूं और बार बार ये सोचता हूं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतना सब कुछ होता है हमारे यहाँ, पाकिस्तान में 90% लोग आजमगढ़ क्या है, दिल्ली क्या है, लालू कौन है, मुलायम सिंह कौन है, किस विचारधारा का है, मायावती कौन है, दलित कौन है, उनको ऐसी स्टडी है जो आपको नहीं बताओगे। ऐसे ही नई चीजें चल रही हैं। दुश्मन है आपका वो, लेकिन दुश्मनी में भी उसने आपकी हर चीज को पता कर रखा है और वो उसी अंदाज में बात करता है। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि लाहौर की सड़कों पर लालू की तारीफ होती है, कोई खास वजह है कि मुलायम की तारीफ होती है, कि मायावती को मसीहा बताया जाता है, कोई ऐसी नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि 2014 के अंदर मैं अपने ऑफिस गया हुआ था। ये किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये बात यहाँ लोगों को आके बताई, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं समझता हूँ कि चीजों को समझते होंगे और व्यवस्था का हिस्सा होंगे। कराची में मेरे दोनों मालिक मौजूद थे। शाम को अमेरिकन कॉन्सुलेट में एक कॉकटेल पार्टी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं लीगल में पैदा तो हुआ और वहां सारे किस्से और सारी शर्तें चाय पे लगती थी, इसलिए मैं शराब नहीं पीता। अब कॉकटेल पार्टियों में चला गया, वहां आईएसआई के 2 लोग थे, अमेरिकन कॉन्सुलेटर भी था, एक हमारे हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम मत पूछिएगा, उनके बड़े अजीज दोस्त मौजूद थे। उस कॉकटेल में मुझे कॉफी पीनी थी आदतन, तो बहुत देर बात हुई तो एक आईएसआई के साहब जो थे, जिनको बाद में यहाँ हाई कमीशन में पोस्ट किया गया और 2 साल पहले उनको निकाला गया यहाँ से जासूसी करते हुए, वो शख्स वहां मौजूद था। उसने एक बात कही मुझे, मैं सोचता हूं उस बात को कि हाउ दे आर वर्किंग, कितना माइन्यूटली चीजों को पता करते हैं। उसने कहा कि कश्मीर साहब, कश्मीर के मामले को अगर हम इस हिंदुस्तान के मुसलमानों का मामला बनाते हैं तो भारत सरकार घुटनों पर टेक जाएगी। तो मुझे जो जवाब देना था वो तो मैंने दिया।
लेकिन 14 में लौटा हूं मैं और 16 में जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कश्मीर की आजादी का नारा लगा, आसाम में नारा लगा, हैदराबाद में नारा लगा। मैंने तब भी कहा कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। जो यहां से चले गए अब्दुल बासित साहब, जो बहुत लंबे समय तक रहे, सबको मैंने कहा कि अब्दुल बासित साहब जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से सफीर अपॉइंट नहीं हुए, वो पठान है, वो वहां की आर्मी और आईएसआई आर्मी है। इसलिए नवाज शरीफ ने 10 बार कोशिश की कि उनको यहां से विड्रॉ कर ले, विड्रॉ नहीं कर पाए। और उस आदमी को हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में वो आदमी लेक्चर देने जा रहा है, आसाम की यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने जा रहा है, जेएनयू में वो जा रहा है, क्योंकि आपके यहां एक बहुत बड़ा अनसीन पाकिस्तान बैठा हुआ है। उन सब लोगों ने फ्रस्ट्रेट किया उसको क्या कहना है भारत के लोगों से, किस तरीके से कहना है उस नई जनरेशन से कि उनको लगता है कि बताइए पाकिस्तानी इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, ये हमें अपने यहाँ बुला रहे हैं, कितना खुश मिजाज आदमी है यार, ये सारे कुछ हिंदू पागल हैं जो इनके खिलाफ आंखें चलाते हैं, ये कुछ आरएसएस वाले प्रोपेगेंडा करते हैं। ये उसके थॉट में डाला गया, इसलिए कन्हैया पैदा हुए। उम्र के पैदा होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे को नहीं, कोई मसला नहीं, वो तो पैदाइश कोई दिक्कत नहीं, नो कंफ्यूजन। ये जो लड़ाई है आपकी, इस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे, ये युवा कैसे लड़ेगा, समस्या आपको पता है, लड़ना कैसे है। इसीलिए मैंने अपनी बाइट में वो टेलीविजन वाले आए थे, मैंने कहा एक 56 का सामना करने के लिए भारत की फोर्स बनी हुई है भाई, वो फौजी मार रहा है, वो उनको उसका काम मार देगा। लेकिन इस देश के टेलीविजन में, डिस्कोर्स में, डिबेट में, सेमिनार के अंदर इतने मुखौटों के साथ में बुद्धिजीवी आतंकवादी हैं, उन्हें आप नहीं परास्त कर पाए। और ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहीं लेफ्ट का, कहीं मॉडरेट का, कहीं एक्टिविस्ट का ऐसा ऐसा चेहरा लगा के आते हैं और आपके बीच में पूरा नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को दोष देने से पहले जरा देखिए कि दिल्ली में कौन लोग हैं जो कश्मीर की आजादी का नारा लगा रहे हैं और उनका हमने क्या किया, हमने क्या किया है उनके साथ, हमने क्या मिसाल दी है उनके साथ। मुझे याद है अरुण जी, गर्मी के दिन थे, इसी जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर एक निट इंस्टीट्यूट था, उसमें कुछ लोगों ने जो भारत के दूसरे कोनों से बच्चे पढ़ने गए थे, उसमें ज्यादातर हिंदू बच्चे थे, उन्होंने भारत मां का झंडा ऊपर किया और हंगामा हुआ। सारी घटना आप सबको पता होगी। उस हॉस्टल में घुस के पीछा, होम मिनिस्ट्री किसके पास थी, महबूब मुफ्ती के पास, घर में घुस के उनको अंदर जाके मारा लोगों को, उसमें 2 लोग आईसीयू में गए। मेरी समाज से शिकायत की है, आपसे नहीं करना, मैं एक जगह वो लड़के पिटे, न कोई राजनीतिक दल, न कोई सोशल वर्कर गया। जब वो दिल्ली के जंतर मंतर पे मई में बैठे हुए थे, तो मैं वहां से गुजरा था, तो देखा एक दरी है, उस पर 25 लड़के बैठे हुए हैं, एक नेता भी मिलने गया। वो अपने कैरियर को ध्यान देते हुए 2 दिन बाद उठ के चले गए। और जब जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत में तोड़ने के नारे जब वहां लग रहे थे जेएनयू के अंदर, तो माफ कीजिएगा, इस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी का भी नेता गया, कम्युनिस्ट भी गए, और पूरी बेशरम और बेहयाई के साथ उनके साथ खड़े हुए। इसको कहते हैं कि जो ताकतें आपके खिलाफ हैं वो इतनी उद्दंड है, और हम अपने आदमी के साथ, जिसके साथ जो विक्टिम है, उसको पानी भी देने नहीं चाहते। उनके मन में क्या गुजरेगी और कन्हैया के मन में क्या गुजरेगी, दोनों में फर्क देख लीजिए। आज कन्हैया पूरे देश में बता रहा है कि दलित क्या है और मुसलमान क्या है। हम अपने देश को नहीं बता पाए कि जिन्ना साहब का जो फलसफा था कि दलितों का और मुसलमानों का गठजोड़ हो, उसकी सिर्फ एक ही मिसाल देता हूं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को होगी, और वर्तमान में उस नारे को बदल के अब जय भीम और जय भीम का नारा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये बढ़ेगा आगे, इसकी प्लानिंग कहां हो रही है, जहां मुझे बताना मैं बता चुका हूं, इसकी प्लानिंग कहां हो रही है और कितनी बारीकी से हो रही है। क्या आप सोचिए कि जब भारत आजाद हुआ अरुण भाई, तो एक बंगाल का एक मुस्लिम लीग का लीडर, हिंदू दलित मुस्लिम लीग का लीडर जब भारत पाकिस्तान बढ़ा, तो जिन्ना साहब उसके कंधे पे ऐसे ही हाथ रख के ले गए
जैसे आजकल कुछ लोग जिग्नेश के कंधे पे हाथ रखा है। तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारे और हमारे साथ तो मुश्तरका तौर पे इस हिंदू कम्युनिटी ने अत्याचार किया है, तुम्हें भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है। उसको लेके गए, वो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसने, और तमाम सारी चीजों के बाद उस आदमी के साथ जो व्यवहार किया कि वो मायूस होके, फ्रस्ट्रेट होके उसको 56 में भारत आना पड़ा, और उसने कहा अपने कलीगों से कि 15% दलित पाकिस्तान में थे विभाजन के बाद, जितना रेप मुसलमानों ने उनके साथ किया है, एक लड़की की शादी किसी मुसलमान ने, पठान ने, उसे शेख ने दलित के साथ नहीं की, और मेरा इस्तेमाल किया गया। और उसने अपनी किताब में आखिर में ये लिखा कि मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वो आदमी भारत आता है और एक फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी में, कब वो जोगिंदर नाथ मंडल, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर, इस भारत में मर जाता है पता नहीं चलता। और हमसे पूछिए, हम 70 साल से दलितों के अत्याचार को दुनिया को बता रहे हैं। हमारे देश का भी लॉ मिनिस्टर पहला एक दलित था। क्यों? जिसे क्या संविधान के निर्माता कौन थे? एक हमारी दोस्ती थी दलितों के साथ, जिसको आज भी लोग चैलेंज कर रहे हैं कि कोई इस देश की सड़क और मोहल्ला नहीं है जहां अंबेडकर जी की मूर्ति कॉन्स्टिट्यूशन लिए उल्टे हाथ में उनका ऊपर खड़े न हो। आज अंबेडकर जैसा दलित, जिनकी पत्नी भी ब्राह्मण थी, ब्राह्मणों ने अपनी लड़की भी उनको दी, उनको सम्मान भी दिया, भारत रत्न भी दिया। सुबह से लेकर शाम तक इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि अम्बेडकर का नाम न लेता होगा, और कोई गलती से सार्वजनिक सभा में अम्बेडकर की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो उसको आधे घंटे बाद माफी मांगनी पड़ती। उस देश के लोगों को ये बात कभी सामने नहीं आई कि भाई किस दलित प्रेम की बात कर रहे हैं आप, किसको बहका रहे हैं? 47 में बहकाया था, अब फिर बहका रहे हैं। आपका एजेंडा दलित में कतई नहीं है। अगर आपका एजेंडा दलित में होता तो हिंदुस्तान की मुसलमानों की सबसे एलीट यूनिवर्सिटी जहां मैं पैदा हुआ हूं, उसमें आपने पिछले 25 साल से आपने रिजर्वेशन नहीं दिया। आप दलितों के साथ सिर्फ दिखावे का नाटक करना चाहते हैं ताकि लार्जर हिंदू फैमिली को कमजोर कैसे किया जाए। तो मैं बार-बार कहता हूं कि भाई जो 47 में गलती की थी उससे भी अगर हम सीख लेते तो आज हम अम्बेडकर को ये भी प्रोजेक्ट करते, भाई तुम किसकी बात कर रहे हो, किनके साथ जा रहे हो, कितने लोगों को पता है जोगिंदर मंडल के साथ क्या हुआ। ये बात हमने बनाई नहीं, ये नैरेटिव मार्केट में हम लाए, और हमारी खामोशी की वजह यह है कि हर दिन एक नया पैदा होता है और वो आप ही को चैलेंज करता है, आपके ताने बाने को तोड़ता है। कैसे 4 लोग मिलकर के इतने करोड़ की प्रॉपर्टी जला देते हैं, और ये होगा इस देश के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। दलित को मारा किसने नहीं पता किसने मारा, लेकिन नैरेटिव शाम तक ये पहुंच जाता है कि साहब देखिए वो वेमुला की हत्या करती सरकार, इस सरकार ने करती, वेमुला की हत्या करती। अब ये इतनी बार बोला जा रहा है कि आप भी हम सब लोग बोले कि वेमुला की हत्या हो गई। क्या इस देश में किसी वायलेंस में मरने वाले से पहले बताया जाता कि यहाँ ब्राह्मण को मारा, ये ठाकुर मरा है, तो फिर दलित के मरने पे और मुसलमान के मरने पे धर्म का पता कैसे चल जाता है? और बाखंड देखिए इस देश का कि पूरी दुनिया में आप आजमगढ़ से लेके कहीं चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, रशिया चले जाइए, अजरबैजान चले जाइए, नेम एनी कंट्री, पूरी दुनिया में आतंकवादी आतंक फैलाने से पहले, मारने से पहले जोर से कहता है अल्लाह अकबर, नारे तकबीर कहता है। कोई उसमें उसको कोई शक शुबा नहीं है, कोई वो अपोलोजिस्टिक नहीं है। मैं मानता हूं बहादुर आदमी कम से कम जो है मन में वो कह रहा है, लेकिन हमारे देश का पाखंड देखिए। सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, बहुत बात कह सकती है, बहुत नहीं कह सकती है, लेकिन बुजुर्ग आपको किसने रोका है? वो मर जाता है, वो जो उसको आतंकवादी को जो घटना करनी होती है वो कर देता है और मर भी जाता है, और मरते ही इस देश का समाज कहता है इसका कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जो पाखंड और फ्रॉड हमारे देश में है, आखिर हम सच बात कहने से डरते क्यों भाई? और हमसे उन लोगों को तो नहीं डरना होना चाहिए ना जो किताब लेके सुबह से शाम तक इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा है। कोई
शर्माते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद अपने चरम पर है और इस्लामिक आतंकवाद को अंजाम देने वाले का धर्म इस्लाम है, तो फिर बुरा भी लगता है। ये क्यों नहीं कहा जाता? ये नैरेटिव हम क्यों नहीं डेवलप कर पाते? अमेरिका का प्रेसिडेंट कहेगा, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहेगा, तो हमारे देश की जनता भी कह सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? हम कोई गलत बात कह रहे हैं क्या? हम कोई झूठ बोल रहे हैं क्या? हम उनके धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं क्या? लेकिन हम नहीं कहते जो समाज को करना चाहिए। इसलिए कश्मीर के अंदर अगर वहां से कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, कुछ आतंकवादियों को पकड़ करके, कुछ अलग पसंद लोगों को पकड़ करके अगर तिहाड़ जेल में रखा जाएगा जी, तो वहां की चीफ मिनिस्टर भारत के गृह मंत्री से ये कहती है कि देखिए उनके साथ थोड़ा जाती हो रही है, उनके साथ थोड़ा तकलीफ है, उसका ध्यान रखिएगा। क्या किसी मुख्यमंत्री को आपने इस देश में 29 राज्य हैं, किसी को फोन करके कहते देखा है कि कहते कि मेरे देश, मेरे सूबे के 4 बदमाश गुंडे दबंगे चोटे उठाए गए, बंद हो गए, जरा उनका ध्यान रखिएगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री होते हुए भी उन आतंकवादी जिनके खिलाफ चार्जशीट साबित हो गई, जिनको पता चल गया कि देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी टेलीफोन करके ये कहने की जरूरत क्यों है? समझ में नहीं है भाई। हम संविधान में बैठ के नहीं कह सकते, संविधान से हट के नहीं कह सकते, लेकिन आपका दुश्मन खुले तौर पे संविधान को हाथ में लेके अपने एजेंडे को लागू कर रहा है, तो आपकी सुन ही नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी समाज से जो शिकायत है वो ये है कि आप दूसरे को गाली दे दीजिए, अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाइए। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान का काम है, करेगा भाई, उसने तो मना नहीं किया। वो उसको कभी इस बात के लिए आपसे उसने झूठ नहीं बोला, और इसकी मैं तारीफ करता हूं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है, कोई उसमें जेर जबर का और किसी नुक्ते का फर्क नहीं आया उसमें। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत को वापस लेना है, उन्होंने कभी नहीं कहा। कुलदीप नैयर लिख के मर गए, लिखते लिखते थक गए इस बात को कि एक बड़ा वर्ग इस देश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, आप में से बहुत कम लोग गए होंगे, वहां तमाम ऐसी सभाओं में डिबेट के अंदर खुले रूप से बात होती है, कोई शर्माता नहीं है। हमारे लोग डिबेट में कहने से शर्माते हैं भाई। वो खुले रूप में कहते हैं कि हिंदू मुगलों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, वो जब जा रहे हैं तो सत्ता हिंदुओं को क्यों लेके जा रहे हैं? ये सत्ता तो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है। इसीलिए कुछ मौलाना टेलीविजन पे बैठ करके औरंगजेब को कहते हैं कि वो हमारा वली अल्लाह है भाई। इसलिए आप इतने सारे लोगों को, जिनको आप पिछले 50 साल से ये पढ़ाते रहे कि ये आक्रांता हैं, ये लुटेरे हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, लेकिन फिर उनके नाम से सड़कें क्यों हैं इस देश में भाई? इस जनरेशन को कुंठित करने के लिए वो सड़कें बनाई गई हैं कि आप सड़कों पे चले, औरंगजेब है, इसने मेरी मां, नाथ, दादा, दादा पर दादा का घर लूटा था, उनकी इज्जत लूटी थी, आज इसके नाम से सड़क है भाई। क्यों ये सड़कें भाई? क्यों ये नाम है? उनके नाम लेने वाले लोग क्यों इस मुल्क में मौजूद है भाई? पूरे देश में एक ही राज है जिसकी चर्चा कर रहे हैं।